अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक दिन में पूरा मथुरा घूम सकते हैं और वो भी बहुत कम खर्चे में। मैं आपको मथुरा की प्रसिद्ध 12 जगहों पर लेकर चलूंगा। अगर आप मथुरा आते हैं तो इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा, आपकी मथुरा यात्रा पूरी हो जाएगी। आप इन 12 जगहों में से कहाँ गए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे मथुरा आना है, कहाँ घूमने जाना है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय क्या क्या है, मथुरा घूमने का सही तरीका क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। आपकी घर बैठे मथुरा यात्रा हो जाएगी। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं मथुरा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ मथुरा में और बोट में बैठे हुए हैं। आज पूरा मथुरा घूमेंगे। मथुरा में कहाँ घूमने जाना चाहिए, कैसे मथुरा आ सकते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मथुरा कैसे पहुंचा जाए। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में हैं तो आप बाई फ्लाइट आगरा तक आ सकते हैं। मथुरा का नजदीकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा एयरपोर्ट से मथुरा की दूरी 60 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको आसानी से कैब मिल जाएगी। अगर आपके शहर से आगरा तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मथुरा की दूरी 175 किलोमीटर है। और दिल्ली से मथुरा आने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप बाय रोड भी आ सकते हैं। कैसे आना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन है। एक है मथुरा जंक्शन, दूसरा है मथुरा कैंट। दोनों ही रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। बहुत सी सैकड़ों ट्रेन रोजाना मथुरा आती है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से बात करें तो सबसे फास्ट रूट है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे ताज हाईवे भी बोला जाता है। मात्र 3 घंटे 20 मिनट में आप दिल्ली से मथुरा पहुंच जाएंगे। दिल्ली से बहुत सी वोल्वो बस से लेकर यूपी रोडवेज तक की बसेस डायरेक्ट मथुरा तक आती है। वोल्वो बस की किराए की बात करें तो 350 रूपए से किराया शुरू होता है, जो 1500 से 1600 तक जाता है। यूपी रोडवेज में तो किराया और भी कम रहेगा। आप अपनी कार या बाइक लेकर भी मथुरा टूर करने आ सकते हैं। आप चाहे तो कैब बुक करके भी आ सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं मथुरा पहुंचने के। अगर आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाय रोड सुबह सुबह मथुरा पहुंच जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मात्र एक दिन में पूरा मथुरा घूम सकते हैं और मथुरा के प्रसिद्ध 12 स्थानों पर घूमने कैसे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मथुरा में कहाँ घूमने जाएं और कौन सी वो 12 प्रसिद्ध जगह है जहां मथुरा आने के बाद हमें जरूर जाना चाहिए। तो लिस्ट में नंबर 12 पर है द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, जो 20 रुपए में आपको द्वारकाधीश ड्रॉप कर देगी। द्वारकाधीश मंदिर तक तो शायद ई रिक्शा न पहुँचे, लेकिन मंदिर का जो नजदीकी पॉइंट है वहाँ तक आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। वहाँ से करीब 300-400 मीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो मेन रोड पर ही कार पार्किंग बनी हुई है। 100 रुपए पार्किंग शुल्क है। उसके बाद आप या तो पैदल चले जाइए या फिर पैडल रिक्शा ले लीजिए, जो आपको मंदिर तक ड्रॉप करेगा। चलते हैं मंदिर में, आ जाओ मिस्टी। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने जाओगी? चलिए चलते हैं, आपको घुमाएंगे पूरा मथुरा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी मैं द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही मौजूद हूँ। अभी कपाट बंद है, थोड़ी देर में मंदिर खुल जाएगा। उसके बाद मंदिर के अंदर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी द्वारकाधीश मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। मंदिर के अंदर चलते हैं। मथुरा में जितने भी मंदिर हैं उनके खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मथुरा ही नहीं बल्कि पूरी ब्रज यात्रा में, चाहे आप वृंदावन में हो, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, आप कहीं भी हो, सभी जगहों पर मंदिर के खुलने और बंद होने का एक समय है। तो उसके हिसाब से ही आप दर्शन करने जा पाएंगे। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से सभी मंदिरों में जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। द्वारकाधीश मंदिर के खुलने का समय सुबह 6:30 से 11 बजे तक है। उसके बाद शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक मंदिर खुलता है। मथुरा के प्रसिद्ध 12 स्थान एक दिन में घूमने हैं, बहुत कम खर्चे में घूमने हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी यात्रा की शुरुआत सुबह जल्दी हो जाए। जितना जल्दी आप द्वारकाधीश मंदिर पहुंच जाएंगे, आगे की यात्रा उतना आसान हो जाएगी। सुबह सुबह द्वारकाधीश मंदिर पहुंचेंगे तो दर्शन भी अच्छे होंगे। हो सकता है आसपास का बाजार खुला ना हो तो भीड़ भाड़ भी कम नजर आएगी।
लिस्ट में नंबर 11 पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। द्वारकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। ई रिक्शा से मात्र 10 से 15 रुपए देकर आप कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाएंगे। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो जन्मभूमि के पास ही कई सारी पार्किंग बनी हुई है, आप गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर के नज़ारे हैं। आसपास में काफी बड़ा बाजार है। जन्मभूमि में जाने के कुछ नियम है, सबसे पहले वो जान लीजिए। आप मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आप लेदर बेल्ट, लेदर वॉलेट या बैग भी नहीं ले जा पाएंगे। इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर ही काफी सारे लॉकर्स की व्यवस्था है, जहां आप आपका कीमती सामान सुरक्षित रख सकते हैं। जन्मभूमि के भी खुलने और बंद होने का समय है। सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है, जो 12 बजे तक खुलता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से मंदिर दोबारा खुलता है। तो अगर आप सुबह सुबह द्वारकाधीश मंदिर दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद आप कृष्ण जन्मभूमि में भी दर्शन करने जा सकते हैं। ये जो सामने आप व्यू देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर के नज़ारे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में जन्मभूमि के संपूर्ण दर्शन करके आप वापस आ जाएंगे। बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। आप कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कृष्ण जी की कुछ प्राकृतिक झलकियाँ देख पाएंगे, जो आप यहाँ आने के बाद ही उन्हें महसूस कर सकते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा। जब आप आएंगे तो आप खुद साक्षात कृष्ण जी को यहाँ देख पाएंगे। लिस्ट में नंबर 10 पर है भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। जैसे वृंदावन की यात्रा गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी है, वैसे ही मथुरा की यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी रहती है। कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 900 मीटर अगर आप पैदल चलें तो भूतेश्वर महादेव मंदिर तक आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड, ई रिक्शा या गाड़ी से जाना चाहते हैं तो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर भूतेश्वर महादेव मंदिर है। छोटी छोटी गलियों से निकल जाए तो पैदल ही आप मंदिर तक जा सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। बताया जाता है कि यह मंदिर मथुरा की रक्षा करता है। यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है, जो दोपहर को 1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। तो ये 3 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आप सुबह सुबह घूमने जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं। इन तीनों मंदिरों में दर्शन करने में आपको लगभग 12 तो बज ही जाएंगे। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी दर्शन करते हैं। दोपहर में 12-1 बजे के बाद लगभग सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। शाम को 4 बजे से फिर मंदिर खुलने शुरू होते हैं। तो दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कहाँ जाएंगे, चलिए अब मैं वो बता देता हूँ। लिस्ट में नंबर 9 पर है पोतरा कुंड। पोतरा कुंड की भूतेश्वर महादेव मंदिर से दूरी करीब 700 मीटर है। आप पैदल छोटे छोटे गलियों के रास्ते से पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है या ई रिक्शा से आना चाहते हैं तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पोतरा कुंड मौजूद है। यह कुंड वही जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कपड़े यहाँ पर धोए गए थे, इसीलिए ये जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। कृष्ण जन्मभूमि से भी थोड़ी ही दूरी पर आप पैदल भी इस कुंड तक पहुंच सकते हैं। उनके खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं है, तो आप कभी भी यहां आ सकते हैं। इसीलिए दोपहर के समय में आप मथुरा में ऐसी ही जगहों पर जाइए जहां के खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं है। अब मैं आपको वैसी ही जगहों पर लेकर चलूंगा। लिस्ट में नंबर 8 पर है कंस किला, जिसे कंस का टीला भी बोला जाता है। कंस किला जाने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आप पोतरा कुंड पर हो, कृष्ण जन्मभूमि पर हो, वहां से आप ई रिक्शा ले सकते हैं। एक पूरे ई रिक्शा में कंस किला जाने, कंस किला घुमाने और वापस आने के चार्जेस करीब 200 रुपए रहते हैं, जिसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आप चाहे तो कंस किले के लिए अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप द्वारकाधीश मंदिर पर मौजूद हैं तो करीब 500 मीटर पैदल चलकर ही आप कंस किले तक पहुंच सकते हैं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये कंस किले के पास के नज़ारे हैं। कंस किला बहुत पुराना किला है, कंस के जमाने का है, बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कंस किले तक जाता है। काफी खाली रास्ते हैं। मथुरा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु कंस किला देखने नहीं आते हैं, शायद उन्हें जानकारी नहीं है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर कंस किले तक पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं मथुरा में कंस के किले पर। कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। यमुना जी के किनारे कंस का किला है, प्राचीन जगह है। लोग यहाँ पर घूमने नहीं आते हैं। मथुरा अगर आप आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम कंस के किले के पास ही मौजूद हैं, सीढ़ियों पर हैं। सीढ़ी नुमा रास्ता जाता है, ऊपर कंस का किला है। ऊपर चल के मैं दिखाऊंगा। लेकिन सामने मैं देख पा रहा हूँ कुछ दीवारें हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। उनकी
हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, करीब से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पेड़ है, उसके नीचे दीवार है, पुरानी पुरानी ईंटें नज़र आ रही हैं। ये कंस का किला है, कंस के किले की दीवार है। यहाँ कंस का दरबार लगता था, राज दरबार लगता था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के कुछ और भी नज़ारे मैं दिखा दूँ आपको। देख रहे हो, ये प्राचीन दीवार, ये पेड़ और उनके नीचे ये गंदगी, मतलब इतनी ऐतिहासिक ये जगह है और उसका रख रखाव आपके सामने है। सीढ़ियों पर भी कितनी गंदगी है जहाँ लोग चलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे मोहित जी? कहना क्या कहें, अब क्या ना कहें। देखिए, प्राचीन जगह होने के बावजूद तो इधर निर्माण देखो कितना पुराना निर्माण है, पुरानी ईंटों से बनी हुई ये दीवारें होंगी या गुंबद कुछ इस टाइप का यहाँ पर कुछ रहा होगा उस समय में। लेकिन जैसे समय बीता तो ये चीज़ें ख़त्म होती चली गई। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं तो सब नई बनी हुई हैं, लेकिन जो प्राचीन है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। इसीलिए इसको कंस किला, कंस टीला कहा जाता है। टीला मतलब पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो जो उनका गांव या शहर होती थी, जो रियासत होती थी, उससे थोड़ी ऊंचाई पे अपना घर बनाते थे। और वैसे ही ये लोकेशन भी है, तो इसलिए से कंस टीला के नाम से भी जाना जाता है। टीला अब दूसरे संदर्भ में कहें तो इसलिए भी कि जो पुराना किला है वो पूरा जर्जर हो चुका है ना, एक टीले में तब्दील हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और ऊपर चलकर पूरा किला आपको दिखाएंगे कि कैसी हालत में है अभी। उत्तर प्रदेश सरकार का भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है, यहाँ के प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, मथुरा नगर पालिका का भी कोई ध्यान नहीं है। किले के आसपास, टीले के आसपास गंदगी भर भर के जमी हुई है। ये जो किला है, ये कंस किला है, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत आता है। नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद आपने देखा होगा वीडियो में, बोर्ड हमने दिखाया था, तब भी इसके ये हालात है। ऐसी जगहों को तो प्रमोट करना चाहिए। हम मथुरा आते हैं, कृष्ण जन्मभूमि भी देखते हैं, द्वारकाधीश भी जाते हैं, विश्राम घाट भी जाते हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर भी आना चाहिए। आप लोग आएंगे तो शायद यहाँ कुछ साफ सफाई भी हो जाए। यहाँ सामने लिखा गया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यालय, और सामने ही कंस किले के ये नज़ारे आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा के कंस के किले में, कंस के टीले पर। चारों तरफ नज़ारा देख रहे हैं, ये कंस का किला है। बहुत प्राचीन जगह, ऐतिहासिक जगह मथुरा की। बताया जाता है कि ये किला कंस के जमाने का है। कंस यहाँ पर रहकर ही राजकाज संभालता था, यहाँ उनका राज दरबार लगता था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये जगह बहुत शानदार है। आपको मथुरा यात्रा के दौरान कंस किला भी देखने जरूर आना चाहिए। यहाँ ऊपर से मैं देख पा रहा हूँ कि यमुना नदी का एक खूबसूरत नज़ारा भी देखने के लिए मिल रहा है। पुराने लाल पत्थर से बनी ये इमारत देखने लायक है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ जगहों को घूमना है तो ये जगह उनमें से एक है। यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। यह सामने की तरफ मैं देख पा रहा हूँ, घनी घनी झाड़ियों के पीछे एक कुआं मौजूद है। ये कुआं बहुत पुराना है, शायद भगवान श्री कृष्ण और कंस के जमाने का ही है। अब ये कुआं भी बंद पड़ा हुआ है। कंस किले के सामने यमुना जी मौजूद है। यह मछलियों को, पक्षियों को दाना खिलाया जाता है और बहुत पुण्य का काम माना जाता है। आसपास में मछली और पक्षियों को दाना खिलाने के लिए आप दाना खरीद भी सकते हैं। आप यहाँ नाव की सवारी भी कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है यमुना जी में नाव की सवारी। मथुरा और मथुरा में यमुना जी में बोटिंग ना करो तो फिर मथुरा की यात्रा पूरी नहीं होती। आप जहाँ कहीं भी है यमुना किनारे पहुँच जाइए, आपको बोटिंग करने का मौका मिल जाएगा। और बहुत सारी जगह मथुरा में ऐसी हैं जिन्हें आप नाव में घूमते घूमते, बोटिंग करते करते घूमने जा सकते हैं। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी मथुरा की। आप अगर मथुरा हो तो यमुना जी में बोटिंग जरूर करिएगा। कंस किले से विश्राम घाट तक आने जाने का 100 रुपए लिया जाता है। यमुना जी में नाव की सवारी करते हुए, बोटिंग करते हुए मथुरा के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। यमुना जी पर बने हुए अलग अलग घाटों के खूबसूरत नज़ारे हम यमुना जी से देख पा रहे हैं। काफी लोग मथुरा आने के बाद यमुना जी में बोटिंग करने से चूक जाते हैं, लेकिन अगर आप मथुरा आए तो यहाँ नाव की सवारी भी जरूर करें और दोपहर के समय में ये एक अच्छा ऑप्शन है। लिस्ट में नंबर 6 पर है विश्राम घाट। ये विश्राम घाट है और ये मथुरा का बहुत प्रसिद्ध घाट है।
शाम के समय यहाँ पर यमुना जी की आरती का आयोजन किया जाता है। आप चाहें तो उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं। विश्राम घाट से थोड़ा पहले ही एक और घाट है जिसे अस्कुंडा घाट बोला जाता है। इस घाट के पास द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। मतलब आप चाहें तो यमुना जी में बोटिंग करते करते भी द्वारकाधीश मंदिर तक जा सकते हैं। आप चाहें तो बाय रोड जा सकते हैं। जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीके सबसे अच्छे रहेंगे मथुरा यात्रा के। हमारे साथ ये अंकल आंटी हैं, वो यमुनोत्री से आए हैं। यमुनोत्री से आए आप? यमुनोत्री से आया। गाँव हमारा स्थान खरसाली गाँव यमुनोत्री, सुबह स्थान यमुनोत्री। आप भी इंदौर से? राधे राधे। यमुना मैया की जय, राधा रानी की जय, वासुदेव की जय। लिस्ट में नंबर 5 पर है मथुरा का म्यूजियम। यमुना जी में नाव की सवारी करने के बाद आप मथुरा म्यूजियम देखने जा सकते हैं। कंस किले से मथुरा म्यूजियम की दूरी 2 किलोमीटर है। कृष्ण जन्मभूमि से भी म्यूजियम की दूरी 2 किलोमीटर है और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से म्यूजियम की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। म्यूजियम की एंट्री टिकट करीब 10 रुपए है। खुलने का समय सुबह 10:30 से शाम को 4:30 बजे तक मथुरा म्यूजियम खुला रहता है। आप यहाँ भी जरूर आ सकते हैं। मथुरा के प्रसिद्ध स्थानों में नंबर 4 पर है मथुरा के बाजार। यूँ तो आप मथुरा में जहाँ भी होंगे वहाँ मथुरा के बाजार को घूम सकते हैं, लेकिन मुख्य बाजार द्वारकाधीश मंदिर के आसपास, कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बाजार हैं। कुछ खरीदारी करनी है तो ये बाजार आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के बाजार में सभी तरह की खरीदारी आप कर सकते हैं। उत्तराकुंड, कंस किला, यमुना जी में बोटिंग, विश्राम घाट, मथुरा म्यूजियम और मथुरा के बाजारों को घूमने में 12 बजे से 4 बजे तक का समय बहुत रहेगा। इसके बाद आप मथुरा के उन दूसरे प्रसिद्ध स्थानों पर जाइए जो शाम को 4 बजे के बाद खुलते हैं। तो लिस्ट में नंबर 3 पर है मथुरा का प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर और मथुरा रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा देवी मंदिर मौजूद है। आने जाने के लिए आपको ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी लेकर भी मंदिर तक जा सकते हैं। तो मथुरा के इस प्रसिद्ध मंदिर में आप जरूर जाइएगा। लिस्ट में नंबर 2 पर है मथुरा का प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर मथुरा से वृंदावन जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर और मथुरा जंक्शन से 5 किलोमीटर की दूरी पर बिड़ला मंदिर मौजूद है। बिड़ला मंदिर में बिरला धर्मशाला भी बनी हुई है। कुछ यात्री यहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 1 पर है मथुरा का प्रसिद्ध पागल बाबा मंदिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं मथुरा के पागल बाबा मंदिर में। चलिए दर्शन करने चलते हैं। पता है पागल बाबा मंदिर की खास बात बताऊं आपको, मंदिर के अंदर विद्युत चालित झांकियां हैं जिसका टिकट 10 रुपये। उसे ज़रूर आप देखिएगा। लॉकडाउन के समय में, कोविड के समय में ही वो झांकियां बनकर तैयार हुई और बहुत ही सुंदर झांकियां हैं। आपका मन खुश हो जाएगा पागल बाबा मंदिर की वो झांकियां देखकर। तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, मात्र 10 रुपये टिकट है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पागल बाबा मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर झांकियाँ देख रहे हैं। 10 रुपये एंट्री टिकट है। बहुत सुंदर झांकियाँ लगी हुई हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ऐसा नहीं था। बहुत सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ और बहुत सुंदर झांकियाँ यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। आप देख रहे हैं चीर हरण लीला दर्शन, भगवान राम द्वारा शिव पूजन, बहुत सी अलग अलग झांकियाँ, श्री लक्ष्मण शक्ति एवं भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए। तो ऐसी बहुत शानदार शानदार झांकियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं पागल बाबा मंदिर में। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप आए हैं तो बताओ पागल बाबा मंदिर में कितनी मंजिल है, कितनी फ्लोर बने हुए हैं। मंदिर भी बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। शाम के वक्त आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर घूमना। पागल बाबा मंदिर वो सामने उधर है और ठीक उसके सामने यहाँ दुर्गा मंदिर है। पागल बाबा मंदिर भी मथुरा से वृंदावन जाने वाले रास्ते पर ही मौजूद है और बिड़ला मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन की ओर चलेंगे तो पागल बाबा मंदिर पहुंच जाएंगे। ये मंदिर बहुत बड़ा है। शाम को 4 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम के वक्त आप यहाँ आएंगे तो अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे। पिछले कुछ समय में मंदिर में काफी नए बदलाव हुए हैं। बहुत खूबसूरत है पागल बाबा मंदिर। आप यहाँ आराम से 1-1.5 घंटा बिता सकते हैं। यहाँ बैठने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था है। बहुत सुकून देता है शाम के वक्त यह मंदिर। मथुरा की यह यात्रा अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण
जरूर लिखिएगा। तो ये सब है मथुरा के प्रसिद्ध 12 स्थान जहाँ मथुरा आने के बाद आपको जरूर आना चाहिए। वैसे इसके अलावा भी और भी बहुत सी जगह है मथुरा में घूमने के लिए। अगर आप एक दिन का टूर करते हैं तो इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये 12 वो जगह हैं जो मथुरा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थान है। आप चाहे तो शाम के वक्त वापस अपने घर जा सकते हैं, आप चाहे तो आगे की यात्रा कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से वृंदावन जा सकते हैं। मथुरा से वृंदावन मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं अगली वीडियो में आपको वृंदावन ले चलूंगा और वृंदावन कैसे घूमना है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप चाहे तो एक रात मथुरा में रुक भी सकते हैं। रुकने की बात करें तो मथुरा में बहुत से होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनके होटल्स में किराया 500-600 से शुरू हो जाता है और 5-6 हजार तक जाता है। अगर आप अकेले आए हैं तो डॉर्मेट्री की सुविधा भी आपको मथुरा में मिल जाएगी। कुछ फ्री धर्मशालाएं भी मथुरा में मौजूद है। रुकने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ रुक सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के होटल, धर्मशाला में रुक सकते हैं। आप वृंदावन रोड पर पहुंच जाइए, वहाँ के होटल, धर्मशाला में रुक सकते हैं, आपको घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। या फिर आप मंडी रामदास रोड पर रुक जाइए, यहाँ भी रुकेंगे तो आपको घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। मथुरा के खान पान की बात करें तो सभी तरह का वेजिटेरियन खाना आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। हालांकि मथुरा में है तो मथुरा के पेड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ जगह जगह सभी बाजारों में मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े देख सकते हैं। मथुरा के पेड़े पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, जिसमें आपको 200 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक के अलग अलग वैरायटी के मथुरा के पेड़े मिल जाएंगे। अगर आप अपनी मथुरा यात्रा को और भी आसान और सुगम बनाना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन या मथुरा बस स्टैंड आप जहां भी पहुंचे हैं वहां से ई रिक्शा बुक कर लीजिए और मेरी बताई सभी 12 जगहों के बारे में बात कर लीजिए। फुल डे के लिए ई रिक्शा को बुक भी कर सकते हैं। 1000-1500 रुपए में पूरी ई रिक्शा बुक हो जाएगा। 4 से 5 लोग उसमें बैठ भी सकते हैं। या आप अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ई रिक्शा लेकर भी इस यात्रा को सरलता पूर्वक कर सकते हैं। अपनी गाड़ी से आया तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है मथुरा घूमने के लिए। लेकिन अपनी गाड़ी से आपको रास्ते में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी को भी पार्किंग में लगा दीजिए और ई रिक्शा से पूरा मथुरा घूम लीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है मथुरा दर्शन यात्रा का। मथुरा यात्रा के बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में पूरी मथुरा यात्रा हो जाती है। दिल्ली से मथुरा के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। वैसे मथुरा जंक्शन पूरे देश भर से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। बहुत कम खर्चे में आप मथुरा पहुंच जाएंगे। इसके बाद ई रिक्शा में कहीं 10 रुपए देने होंगे, कहीं 20 रुपए देने होंगे, मैक्सिमम 30-40 रुपए आपको देने होंगे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। एक दिन के खाने पीने का खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं होगा मथुरा में। तो कुल मिलाकर मात्र 1000 से 1200 रुपए में एक व्यक्ति पूरा मथुरा घूम सकता है और उससे कम में भी घूम सकता है अगर आप ग्रुप में आते हैं तो। बाकी टूर की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी खर्चा टूर पर कर सकते हैं। मथुरा के बाद में अगली वीडियो में आपको वृंदावन लेकर चलूंगा और वृंदावन आपको घुमाऊंगा कि कैसे आप वृंदावन आसानी से कम खर्चे में कम समय में घूम सकते हैं, किन किन जगहों पर आपको जाना चाहिए, वो सारी बातें शेयर करूंगा। वृंदावन यात्रा की नई और अपडेटेड जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्हें घूमने का शौक है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, दोस्त हो। शायद इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।